नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन। एमएसपी और डब्ल्यूटीओ 13 फरवरी को फार्मर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए ऑल ओवर कंट्री में। लेकिन डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस भारत को ऐसा करने से रोकती है, तो इस पर किसानों का कहना है कि भारत को डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप छोड़ देनी चाहिए। तो क्या इम्पैक्ट है देश पर डब्ल्यूटीओ का, और अगर डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप छोड़ दी भी गई और उसके बाद एमएसपी को अगर लीगल कर दिया गया तो क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर पर? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। On the news from India, more than 200 Indian farmers' unions are set to hold a mega protest on the 13th of February. They are calling it Delhi Chalo. Thousands of farmers are on their way to the national capital. They are coming in from the breadbasket states of Punjab and Haryana, also from Uttar Pradesh. तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में एमएसपी और डब्ल्यूटीओ पर ही फोकस करने वाला हूं। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में बेसिकली आप सबको तो पता ही होगा। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर की ट्रेड को कंट्रोल करती है। और एमएसपी इंडिया में 3 टाइप्स की होती है, A2 प्लस FL और C2। C2 एमएसपी का मतलब होता है कि किसान को अपनी फसल प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो इरिगेशन सिस्टम हो, आपकी सीड्स हो, फर्टिलाइजर हो, लैंड का रेंट हो, या फिर लेबर हो, अब चाहे वो घर की लेबर हो या बाहर की लेबर हो, ऐसी सारी कॉस्ट को C2 एमएसपी में इंक्लूड किया जाता है। तो फसल को प्रोड्यूस करने की जो एक्चुअल कॉस्ट है, उस एक्चुअल कॉस्ट में उसका 50% और प्लस कर दिया जाए तो ये बनता है C2 प्लस 50%। और यही वो फॉर्मूला जिसकी किसान डिमांड कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 1 किलो आलू प्रोड्यूस करने की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 100 रुपए है, तो C2 हो गया 100 रुपए, और 100 रुपए का 50% होगा 50 रुपए। तो C2 प्लस 50% का मतलब हुआ 150 रुपए। यानी कि 1 किलो आलू प्रोड्यूस करने की जो कीमत आई वो है 150 रुपए। और किसान चाहते हैं कि इस कॉस्ट को लीगलाइज कर दिया जाए। लीगल करने का मतलब होता है कि मार्केट पे ये डिपेंडेंट नहीं रहने वाला। यानी मार्केट में चाहे जो वैल्यू हो, लेकिन 150 रुपए पर केजी से ये आलू कम तो नहीं बिकने वाला। लेकिन डब्ल्यूटीओ भारत को ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडी को फिक्स कर रखा है। डेवलप्ड कंट्री अपनी फूड गेन की कॉस्ट का 5% और डेवलपिंग कंट्री अपनी फूड गेन की कॉस्ट का 10% ही अपनी सब्सिडी पर खर्च कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको डेटा 5% और 10% का बता रहा हूं, ये जिस बेस पर टिका हुआ है वो बेस है 1986 और 1988 का। यानी कि उस समय जो देश एक साल में जितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर लेता था, उसकी जो कॉस्ट थी, उस कॉस्ट पर इस परसेंटेज को क्रिएट किया गया है। यानी कि अगर अमेरिका उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे था तो उसका 5% भारत के 10% से ज्यादा था। और यही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका के जो फार्मर्स है वो सब्सिडी कम मिलने के बावजूद भी इंडिया के फार्मर्स से आगे हैं। और एमएसपी को अगर लीगल कर दिया गया तो ये लिमिट बहुत ही आसानी से क्रॉस हो जाएगी। और इसीलिए किसानों का कहना है कि भारत को डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप छोड़ देनी चाहिए। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर भारत डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप छोड़ता है तो इसका असर आपको एफटीए पर भी देखने को मिल सकता है। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और एफटीए किसी देश के साथ करना यह सरकार की बिग अचीवमेंट में कंसीडर किया जाता है। डेवलप्ड कंट्री इंडिया पर एलिगेशंस लगाते हैं कि भारत अपना अनाज इंटरनेशनल मार्केट में लो प्राइस पर बेचकर एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है। अब आप सोचोगे कि लो प्राइस पर बेच रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो गरीब देश है वो बहुत ही आसानी से अनाज खरीद सकते हैं। लेकिन ये अफेक्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट में। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि चाइना का इंपोर्ट किया हुआ माल भारत में सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से भारत अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग चाइना के माल को सस्ता होने की वजह से खरीद लेते हैं, इसीलिए भारत अपना मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेच पाता। और इसी की वजह से सरकार को मेक इन इंडिया जैसी स्कीम भारत में लानी पड़ती है। अगर भारत सस्ते दाम पर सिर्फ अपना अनाज इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा तो इससे और जो देश एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है वो अपना अनाज इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। तो इसकी वजह से डब्ल्यूटीओ इन चीजों पर एक लिमिट लगाता है। डेवलप्ड कंट्री का कहना है कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से किसान और ज्यादा पैदावार करते हैं, और फिर यही ज्यादा पैदावार इंटरनेशनल मार्केट में लो प्राइस पर बिककर मार्केट को अफेक्ट करती है। तो पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि भारत 23 फसलों पर एमएसपी देता है, जो कि लीगल नहीं है। लेकिन अगर एमएसपी को लीगल कर दिया गया तो 2019 से 2020 में जो टोटल कॉस्ट थी फूड ग्रेन की वो लगभग 10 लाख करोड़ की थी एमएसपी को लीगल करने पर। और इस बार जो भारत का एनुअल बजट था वो 45 लाख करोड़ का था। तो मुझे लगता है कि एक ही सेक्टर में इतना बड़ा अमाउंट दे देना ये भारत के लिए इस समय तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से भारत इतना रेवेन्यू जनरेट भी नहीं कर पाएगा। और एमएसपी को अगर ऐसे ही लीगल कर दिया गया तो भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर होगा।
और जो देश WTO के मेंबर हैं वो देश भारत के अगेंस्ट में होंगे, जिसकी वजह से भारत अपना अनाज इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पाएगा और फिर वो अनाज खराब ही हो जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल पर होगा अगर MSP को लीगल किया गया तो। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो 2014 से 2020 के बीच में 40,000 टन से ज्यादा फूड बर्बाद हो चुका है FCI के गोडाउन्स में। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां सरकार अपना खरीदा हुआ अनाज इकट्ठा करके रखती है। और ये तब हो रहा है जब MSP पर 10% की लिमिट लगाई गई है। ऐसे ही केवल लॉकडाउन में लगभग 1500 टन अनाज खराब हो गया FCI के गोडाउन्स में। पिछले 10 साल में लगभग 10 लाख टन अनाज खराब हुआ है FCI के गोडाउन्स में। ये इतना होता है कि अगर इसको ठीक से यूज किया जाए तो 1 करोड़ लोगों को 1 साल तक खाना खिला सकता है। साल 2018 से 19 में 15,13,000 किलो अनाज बर्बाद हुआ है। इसकी एस्टिमेट वैल्यू 72 लाख से ज्यादा है। ऐसे ही लगभग हर साल FCI के गोडाउन्स में अनाज खराब हो जाता है। लेकिन किसानों का कहना भी अपनी जगह सही है, क्योंकि सरकार जिन क्रॉप्स पर MSP रिलीज करती है, दुकानदार उस MSP पर भी उस फसल को खरीदने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना स्टॉक हो चुका होता है कि अब उनको और जरूरत नहीं है। अब अगर किसान को अपनी फसल बेचनी है तो उसे मजबूरन लो प्राइस पर बेचना होता है। और ये इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है कि मार्केट में जिसकी डिमांड कम और क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसके प्राइस अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस बारे में आंध्र प्रदेश के किसान मुरलीधर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मंडी में 1 क्विंटल चने की जो कीमत है वो 3,000 से लेकर 3,200 रुपए के बीच है। लेकिन चने पर जो MSP रिलीज की गई है सरकार के द्वारा वो 4,875 रुपए पर क्विंटल है। ऐसे में अगर 3,100 रुपए पर क्विंटल पर भी चने को बेचा गया तो किसान को 1,775 रुपए 1 क्विंटल पर नुकसान हो रहा है। लेकिन अगली फसल बोने के लिए पैसे भी चाहिए, तो ऐसे में मुरलीधर ने 25 क्विंटल के चने में से अपना आधा चना ही बेचा और कहा जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो इसको मैं बाद में बेच दूंगा। साल 2015 में सांता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि MSP का लाभ देश के सिर्फ 6% किसानों को ही मिलता है। यानी कि अगर देश में 14.5 करोड़ किसान हैं तो लगभग 86 लाख किसानों को ही MSP का बेनिफिट्स मिलता है। साल 2016 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 100% में से 81% किसानों को ये मालूम था कि सरकार फसलों पर MSP देती है, और उसमें से भी सीजन में बोने से पहले उस फसल पर कितनी MSP रिलीज की गई है ये सिर्फ 10% किसानों को ही मालूम था। और फिर उस 10% में से भी सिर्फ 6% किसानों को ही MSP के बेनिफिट्स मिलते हैं। और अब थोड़ा करंट सिचुएशन पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली बॉर्डर को ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है, जिसे देखकर लगता है कि 2 देशों के बीच की सीमा हो। लेकिन इतनी हाई लेवल पर बैरिकेडिंग करना मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तो सभी को पता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो, तो इसीलिए सरकार को अपनी तरफ से तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी। और अमेरिका से पन्नू ने भी फार्मर प्रोटेस्ट को समर्थन दिया है और सभी को पता है कि पन्नू एक NIA लिस्टेड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। तो फार्मर प्रोटेस्ट को सिर्फ प्रोटेस्ट ही कहा जाए तो इसके लिए सरकार को तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर सरकार बेवजह ही किसानों को परेशान करेगी, आंसू गैस के गोले चलाएगी, रबर बुलेट की फायरिंग करेगी और ड्रोन से अटैक कराएगी, तो इससे सिचुएशन और खराब ही होगी। सॉल्यूशन को तो भूल ही जाओ। रबर बुलेट की फायरिंग में 3 किसानों ने अपनी आईसाइट खो दी, ये खुद हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है, और 40 फार्मर्स इंजर्ड हो गए। लेकिन यहाँ किसानों को भी पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके द्वारा अटैक करने पर हरियाणा पुलिस के 12 पुलिस पर्सनल सीरियसली इंजर्ड हुए। किसानों ने ड्रोन अटैक को रोकने के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर पतंग की वजह से ड्रोन क्रैश होता है तो इसमें सरकार का बड़ा नुकसान है। हो सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्रोन अटैक करना बंद कर दे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले दोनों तरफ से अटैक रुकने चाहिए और सरकार किसानों को ये भरोसा दिलाए कि उनकी बातों को सुना जा रहा है और जल्दी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।